ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ऊप्स, इसके क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओओपी यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? कई सारी ऐसी लैंग्वेज हैं जो ऊप्स को फॉलो करती हैं, तो उस तरीके की लैंग्वेजेस को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसका फुल फॉर्म है। ये एक प्रोग्रामिंग का पैराडाइम है, यानी प्रोग्रामिंग को करने का या उसको समझने का, उसको कंसीव करने का एक तरीका है। और ये सारी चीजें चलती हैं एक ऑब्जेक्ट के अराउंड, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। पहले वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो बेसिकली फंक्शंस पे चलती थी या प्रोसीजर या मेथड्स पे चलती थी, उसके आसपास चलती थी। यहां पर ये ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमती है। आप ये कह सकते हैं कि हम जो भी चीज करेंगे, जो एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, वो ऑब्जेक्ट्स को लेके करेंगे। और ऑब्जेक्ट होते क्या है? ये रियल वर्ल्ड एंटिटी को मिमिक करते हैं, यानी कि एक्चुअल सिनेरियो, लाइफ में जो एक्चुअल सिनेरियो है, क्योंकि जो हमको कोड लिखना है, सॉफ्टवेयर लिखना है, वो तो हमें एक्चुअल रियल वर्ल्ड को ही ऑटोमेट करना है ना। तो उसी को एक तरीके से मिमिक करना होता है। लेकिन मिमिक कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनता है एक क्लास से, और क्लास के अंदर होता है डेटा और फंक्शन। तो अल्टीमेटली इसका एक तरीका बना दिया गया कि किस तरीके से डेटा यहां पर बाइंड होगा और कैसे हम कोड और डेटा को आपस में इस तरीके से रखेंगे ताकि हम एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग कर सके और जो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनकी दिक्कतों को दूर कर सके। इसमें ये जो OOPS है वो 4 चीजों पे आधारित है, या कहें 4 मेन कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है इसका एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका पॉलीमॉर्फिज्म, फिर है इनकैप्सुलेशन, फिर इनहेरिटेंस। इनको किसी भी ऑर्डर में आप बोल सकते हैं, ये बस आपको याद रखना है। एब्स्ट्रैक्शन में आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड आते हैं, इंटरफेसेस आते हैं, और कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरफेसेस हैं, कई में नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ऐसे फंक्शन या ऐसी क्लास आपने दे दी जिसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जिसको हम केवल इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, केवल उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ये आप आगे क्वेश्चंस में समझ जाएंगे। जब हम इनकैप्सुलेशन के बारे में बात करते हैं तो यहां पर हमारा एक क्लास ऐसे बना, उसके अंदर हमने ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज दे दी, तो एक कैप्सूल की तरह हमने इसके अंदर वेरिएबल्स, डेटा वेरिएबल्स और फंक्शन ये बांध दिए, और हर एक वेरिएबल या फंक्शन के सामने एक्सेस मॉडिफायर लगा दिया ताकि कौन इसे एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये हमने यहां बता दिया। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। अब हम आए पॉलीमॉर्फिज्म पे। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि एक चेहरा लेकिन बहुत सारे काम कर रहा है। जैसे एक ऐड फंक्शन है, वो कुछ और काम करता है जब हम इसमें फ्लोट पास करते हैं, वही ऐड फंक्शन अगर हम इंटीजर पास करते हैं तो कुछ और काम करता है। इसको मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। ऐसे ही एक कंपाइल टाइम पे होता है, रन टाइम पे होता है। कंपाइल टाइम पे जब होगा तो उसे मेथड ओवरलोडिंग कहेंगे, जब रन टाइम पे होगा तो उसे मेथड ओवरराइडिंग कहेंगे। आप कभी भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं, पहले उसे कंपाइल करते हैं फिर रन कराते हैं, उसी को मैं कह रहा हूं। इनहेरिटेंस, ये बड़ी जरूरी बात है। इनहेरिटेंस का मतलब ये है जैसे आप अपने पिताजी से कुछ जमीन जायदाद इनहेरिट करते हैं, उसी तरीके से जैसे ये क्लास बना दी है, एक और आप यहां पर क्लास बनाएंगे और आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। आप बस इसको ऐसे करके इनहेरिट कर लेंगे। जैसे ये क्लास ए है, ये बी है, तो यहां क्लास ए लिख देंगे, बस ये इनहेरिट हो गया। और जब इनहेरिट हो गया तो इसकी सारी वस्तु, इसकी सारी चीजें यहां आ गई। मतलब वो प्राइवेट पब्लिक की बात अलग है, लेकिन ये मान के चलिए फिलहाल अभी कि रीयूजेबिलिटी हो गई। तो एक पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट हो गया, अलग अलग तरीके के इनहेरिटेंस है, सिंगल है, मल्टीपल है, मल्टी लेवल है, तो ये सारी चीजें इसमें आपको मिलती हैं। नेम एनी 7 वाइडली यूज्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सबसे ज्यादा यूज होने वाली शुरुआत में सबसे पहले आई थी सी। आई तो बहुत सारी लैंग्वेज है जो पॉपुलर हुई, उसके बाद जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम आया तो C++ फेमस हो गई, और आज भी बहुत सारे लोग C++ पे काम करते हैं, सी पे भी काम करते हैं। लेकिन सबसे फेमस जो अभी चल रहा है वो है पाइथन।
तो एक एक करके नाम ले लेता हूं मैं। पाइथन है, जावा है, गो, डार्ट, सी प्लस प्लस, सी शार्प, अब ये आपके बहुत हद तक माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है, रूबी, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या पैराडाइम कॉन्सेप्ट्स? इसका पर्पस क्या है, हम क्यों इसके कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हैं या करते हैं? देखिए, जो रियल वर्ल्ड है, अगर आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी सी जैसी लैंग्वेज को यूज करेंगे तो उसमें रियल वर्ल्ड को कैसे मिमिक करेंगे? जैसे रियल वर्ल्ड में आपके पिताजी हैं और आप उनसे कुछ चीजें इनहेरिट करते हैं। इसको अगर मैं करना चाहूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी या किसी इस तरीके की लैंग्वेज में, बड़ा मुश्किल होगा। मुझे चीजें कुछ हाइड करनी, छुपानी है। अब ग्लोबल डेटा होता है सी लैंग्वेज में, ग्लोबल लिख देते हैं आप, ऐसे करके कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो गोटू भी है। तो हाइडिंग करना हो कई चीजों को, या हमको एक ही चीज यूज करनी है और बार बार इसको अलग अलग रूप में इस्तेमाल करना है, ये सारे काम रियल वर्ल्ड में जो एक्चुअल होते हैं वो हम नहीं कर सकते थे। और डेटा इसमें बिल्कुल खुला रहता था। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा बिल्कुल ओपन रहता था, फंक्शन की कोई परिधि नहीं थी। अब कोई फंक्शन आपने बनाया और यहां डेटा बनाया, अब इन डेटा पे यही फंक्शन काम कर सके और हर एक ये जो काम हो रहा है, जैसे इसको मॉड्यूल कह लें या फंक्शन कह लें या फिर क्लास कह लें, इनके बीच में कुछ डिफरेंस हो, कोई परिधि दरमियान हो इनके बीच में, वो नहीं होता था। सब कुछ एक आपने मेन लिखा और उसी मेन के अंदर आप सारी चीजें लिख देते थे, बस ऊपर फंक्शन बना लेते थे, फंक्शन 1, फंक्शन 2, और इस फंक्शन को कॉल करते रहते थे। तो बेसिकली ये सब चीजें बहुत दिक्कतें हमें पैदा आ रही थी उसमें, मतलब कोशिशें हमने बहुत की और फाइनली बहुत सारे लोगों ने 3-4 मेन लोग जिन्होंने डेवलप किया इसको, फिर फाइनली हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम आ गया। तो इसमें एब्स्ट्रैक्शन, इसका जो बेस है वो एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब समझ लीजिए कि आप हायर लेवल पे बता देंगे, लो लेवल पे आप जाके इंप्लीमेंट करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, एक चेहरा बहुत सारे काम, जैसे ऐड फंक्शन, अगर कोई भी आप इनपुट देंगे उसके हिसाब से एक्ट करेगा। फ्लोट देंगे, डबल देंगे, 2 वैल्यू देंगे, 3 वैल्यू देंगे, अलग अलग काम करेगा। इनकैप्सुलेशन मैंने आपको बताया, जैसे एक क्लास के अंदर डेटा और फंक्शन सब बाइंड कर दिया आपने और उसको ये भी बता दिया कि पब्लिक प्राइवेट क्या क्या है। इनहेरिटेंस का जो मैंने बताया आपको कि भाई अगर आपने एक व्हीकल की क्लास बना ली, उसके बाद आप इसमें व्हीकल में आप कार का एक बना सकते हैं, एक आप स्कूटर का बना सकते हैं, इस तरीके के आप ये इनहेरिटेंस वाली चीज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये चारों चीज तो बता दी मैंने आपको। क्लास मेन चीज होती है, वैसे हम जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंसिएशन होता है। एक क्लास बनाकर, एक क्लास आपने बना दी, अब उस क्लास के आप चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और इसी को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम कहते हैं। व्हाट आर दी 4 मेन फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? तो 4 इसके जो मेन फीचर हैं वो आप यहां देख रहे हैं, इसको आप कैसे भी याद करिए। सबसे पहला है इनहेरिटेंस, फिर इनकैप्सुलेशन, फिर पॉलीमॉर्फिज्म और फिर है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसको डीए लिख देता हूं, तो कैसे भी आप याद करिए इसको, लेकिन ये 4 इसके आधारभूत हैं। कई लोग इसमें डेटा हाइडिंग भी कहेंगे, कई लोग और भी चीजें जोड़ते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि जो आप बोलेंगे वो सब इनमें कहीं ना कहीं उसमें एंट्री है या कहीं ना कहीं ये उसको निहित करता है, ये बड़ा सेट है। तो जो 4 मेन फीचर हैं वो ये है, और इसके बारे में मैंने चर्चा कर चुका हूं। व्हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज सो पॉपुलर? पहली चीज ये है कि आपका जो रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में आपके सामने बेसिकली आप कर क्या रहे हैं? आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप वेबसाइट बना रहे हैं, आप डेटा ऐप बना रहे हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि मोबाइल ऐप बना रहे हैं ना? अब ये सब ऐप बनाने वो किस लिए होता है? कोई आपके सामने आया और कहा कि देखो यार मेरी ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मेरे लिए एक वो बना दो, ऐप बना दो मोबाइल का। अब आप ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना चाहेंगे जो ये जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है उसको अच्छे से मिमिक कर सके, उसकी चीजें मैं प्रोग्रामिंग में डाल सकूं। जैसे अगर मैं फ्लो चार्ट लिखता हूं तो बहुत आसानी से लिख सकता हूं, लेकिन जब फ्लो चार्ट को या फिर एल्गोरिथम को मैं डेटा इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे रियल वर्ल्ड सिनेरियो को मिमिक करना है, उसी को इंप्लीमेंट करना है।
वो सब पहले स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग या फंक्शनल जो प्रोग्रामिंग थी उसमें नहीं हो पाता था। इसीलिए ये पॉपुलर हो गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, क्योंकि ये ज्यादा बेहतर तरीका है प्रोग्रामिंग का। ऐसा नहीं है कि इसके डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन इसके एडवांटेज बहुत ज्यादा है, डिसएडवांटेज कम है, फायदे बहुत ज्यादा है। पहली चीज तो ये है कि बहुत कॉम्प्लेक्स अगर आपको डेटा लिखना, वो कोड लिखना है, उसको बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं। और इस कोड को हैंडल करना, मेंटेन करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, मतलब ईजी है। बेसिकली जो डेटा आप एब्स्ट्रैक्शन कहेंगे या इनकैप्सुलेशन कहेंगे, इनहेरिटेंस कहेंगे या पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आधारभूत है जो आपके कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, कितना भी कॉम्प्लेक्स आपका प्रोग्राम क्यों ना हो, कितना कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्यों ना हो, उसको आप इसमें इन चीजों के तहत आराम से बना सकते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम बहुत पॉपुलर है। कुछ चीजें इसकी और बता देता हूं मैं आपको, ताकि आपको आइडिया रहे। पहली चीज तो ये है बॉटम अप अप्रोच है। जो पहले वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जैसे सी वगैरह थी, वो टॉप डाउन थी। इसका मतलब आप मेन फंक्शन लिखते थे, यहां पर आप अलग अलग फंक्शन कॉल करते थे, फिर इन फंक्शन को आप इंप्लीमेंट करते थे। यहां ऐसा नहीं, ये बॉटम अप है। यानी कि बॉटम अप का मतलब ये होता है कि पहले आप ब्रिक्स तैयार करते हैं और उसके बाद पिलर खड़े करते हैं। अभी आप जब आगे मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये बॉटम अप कैसे हो रही है। पहली चीज ये है कि यहां पर जो पहले वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो सारी फंक्शन पे काम करती थी। जैसे मैंने कहा, मैं लिख दिया यहां पर फंक्शन कॉलिंग हो रही है, तो सारी चीज फंक्शन पे होती थी कि भाई ऐड का फंक्शन, ऐड लिखा यहां पर, कॉल कर लिया और ऐड का फंक्शन यहां लिख दिया, सबट्रैक्ट का यहां कर दिया, सबट्रैक्ट का फंक्शन बाहर लिख दिया। तो ये जो काम होता था, अब इसमें ऐसी जरूरत नहीं है। हम यहां पर डेटा पे ज्यादा ध्यान देते थे, जबकि यहां पर डेटा पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। लोकल डेटा, ग्लोबल डेटा, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता था। क्योंकि यहां पर लोकल हो रहा है, क्योंकि जब यहां से यहां डेटा जाता था तो वो इसके लिए लोकल हो जाता था, इसके लिए वो अलग हो जाता था। फिर एक ग्लोबल डेटा है, उसको ये भी हैंडल कर रहा है, ये भी हैंडल कर रहा है, वो चेंज हो जाता था, तो उसके लिए फिर स्टैटिक वगैरह आया। खैर एनीवेज, मेन चीज थी कि ये फंक्शन पे था। ये अब हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो सारा डेटा पे खेलता है, डेटा पे ध्यान देता है, क्योंकि डेटा ही तो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये डेटा जो है वो, अब जब एक क्लास लिखते हैं आप, ये क्लास बनती है, तो हमेशा हम पहले डेटा लिखते हैं और फिर फंक्शन लिखते हैं जो इस डेटा पे काम करेंगे। तो डेटा मेन है इसमें। सिक्योरिटी और खास तौर पे जैसे हम एक्सेस मॉडिफायर देते हैं इसमें, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तो इसमें हमने काफी चीजें छुपा ली जो हम सारी चीजें नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि वहीं पे सिक्योरिटी और वहीं पे जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को हैंडल करना आसान हो जाता है। तो आपकी C++ हो गई, जावा हो गई, विजुअल बेसिक हो गई, पाइथन है और PHP है। ये सारी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को फॉलो करती है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कह सकते हैं आप। देखिए, इसके फायदे बहुत हैं, नुकसान कम कम है। पहली चीज तो ये बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है, यानी पहले आप एक प्रोग्राम को पहले कंसीव करेंगे। कंसीव करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये क्या क्या काम होने हैं, उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे, फिर हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। वो आप देखेंगे जो मैं आगे बताऊंगा आपको। पहली चीज ये है कि रियल वर्ल्ड सिनारियो को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से मिमिक करती है, और क्योंकि हमारे पास इनहेरिटेंस है तो हम रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं। एक कोड लिखा, फिर उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं, बार बार चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि क्योंकि हमारे पास कई ऐसी, जैसे क्लास है, क्लास में हम क्या करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट इस तरीके से, या प्रोटेक्टेड इस तरीके से हम एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं। उससे क्या होता है कि हम जो डेटा एक्सपोज हो रहा है जहां नहीं होना चाहिए, उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो भी डिजाइन या प्रॉब्लम, जो सॉफ्टवेयर डिजाइन में जो प्रॉब्लम थी, और जो भी हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डिजाइन में प्रॉब्लम फेस करते थे, यहां पर यह है कि जो ओओपी जिन्होंने बनाया, वहां पर यह है कि जो डिजाइनर्स हैं उन्होंने फोर्स, वो ये ओओपी फोर्स करती है डिजाइनर को कि आप डिजाइन फेज में ज्यादा ध्यान दें, ताकि जो डिजाइन फ्लॉज हैं वो हटाए जा सके, ताकि आप जब कोड करें तो फटाफट कर सके।
क्योंकि यहां पर जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको हम छोटे छोटे भाग में तोड़ते हैं, इसीलिए बॉटम अप्रोच कहा जा रहा है। और क्योंकि आप हैंडल कर सकते हैं प्रोग्राम को अच्छे से, तो आप जल्दी से लिख सकते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है। इसके अलावा जब आप दोबारा, जैसे आपने एक कोड लिख दिया, उसके बाद आपको दोबारा इसको रीडिजाइन करना है, मेंटेनेंस फेज में जाना है और फिर इसको ठीक करना है, तब बहुत आसानी से ये हो जाता है। कोई अगर फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं तो बाकी चीजों पे इफेक्ट कम पड़ता है। डिसएडवांटेज ये है कि पहले तो ये है कि इसको सीखना समझना ही थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है, सीधा आप कोड लिखना शुरू नहीं कर देते हैं। डिजाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए फिर उसके बाद यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज आई कि हर चीज को आप डिजाइन करें पहले, उसके बाद कोड करें। प्रोग्रामर स्किल्ड होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, उसको ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फ्रेंड फंक्शन क्या है, स्टैटिक क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, इनहेरिटेंस कैसे होता है, किस लेवल का होता है, ये सारी चीजें उसे पता होनी चाहिए। और क्या होता है कि आप क्लासेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो ये ज्यादा जनरलाइज हो जाती है, और रियल वर्ल्ड का करते करते हम कभी कभी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उससे दूर होने लगते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये एक इसकी प्रॉब्लम है जो आगे आप कोड में देखेंगे भी। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या पैराडाइम? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो जो प्रॉब्लम है उसमें मेन प्रॉब्लम मैं आपको गिना देता हूं। पहले, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम फॉलो करके आपको कोड लिखना है या डिजाइन करना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये क्लास में बनाऊंगा, इसको कौन कौन सी क्लास इनहेरिट करेगी, इस क्लास में मेरे को वेरिएबल कौन से होंगे, फंक्शन कौन से होंगे, कितनी कोहेजन होगी, कितनी कपलिंग होगी। ये सब चीजें आपको, मतलब डिजाइन या प्लानिंग बहुत इसमें ट्रिकी भी है और मेहनत लेती है। तो डिजाइन पहले प्रॉपर बनाना पड़ेगा, तभी आप कोड सही से कर पाएंगे। प्रोग्रामर इसके लिए सही चाहिए, सी के प्रोग्रामर, सी थोड़ा आसानी से समझ में आ जाती है, सी प्लस प्लस के लिए थोड़ी मेहनत लगती है। और जैसे मैंने बताया, क्लासेस टेंड टू बी ओवरली जनरलाइज्ड, हम बहुत ज्यादा जनरलाइज कर देते हैं और वो हमें आगे चल के दिक्कत करती है, जो अभी आप समझेंगे। देखिए, पहली चीज तो ये है कि अगर आपने बना दिया, उसके बाद जो टेस्टिंग करनी होगी वो ज्यादा समय लगेगी। पहले तो आप, क्योंकि डिजाइन और प्लानिंग इतनी मुश्किल है इसमें, तो टेस्टिंग में भी मुश्किल आएगी आपको। दूसरी चीज ये है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में जो आसानी से हम कर सकते थे, इसमें उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है। दूसरी चीज ये कि जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है प्रोग्राम का, क्योंकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में साइज छोटा होता है, इसमें बड़ा बड़ा हो जाता है, किलो लाइन ऑफ कोड ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप ओओपी से बनाएंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पहले डिजाइन और प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं बन जाएगा वो। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास क्लास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, या आपको सी प्लस प्लस या फिर जावा के बारे में बहुत डीप नॉलेज नहीं है, तो आप उतने अच्छे से कोडिंग नहीं कर पाएंगे। मेमोरी भी कभी कभी ये ज्यादा लेता है। छोटे प्रोग्राम्स के लिए, जैसे आपको बहुत ही छोटे प्रोग्राम्स, उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ज्यादा समय लेता है। सी फास्टर लैंग्वेज है, इसलिए आज भी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में सी यूज होती है, सी प्लस प्लस यूज नहीं होती, क्योंकि ये ज्यादा टाइम लेती है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग? स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग एक तरीके से समझ सकते हैं कि आप अगर सी में काम किया है तो वो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग की है आपने। अगर आपने सी प्लस प्लस या जावा में काम किया है तो वो आपकी हो गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो एक एक करके अंतर समझते हैं। पहला अंतर ये है कि जो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में है, ये आपका टॉप डाउन अप्रोच होता है। पहले हम मेन फंक्शन डिसाइड लिखते हैं, उसके बाद इसमें मेन फंक्शन कौन कौन से फंक्शन कॉल करेगा वो बाद में हम इसको, इन फंक्शनों को लिखते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर हम क्या करते हैं कि पहले हम डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से फंक्शन होंगे, कौन कौन से डेटा होगा, कौन कौन सा फंक्शन उस पर काम करेगा, फिर हम इसको जोड़ने की बात करते हैं। इसलिए बॉटम अप अप्रोच है। दूसरी चीज ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके पास प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, पब्लिक तो है ही, ये सब चीजें मिल जाती हैं, तो इससे आप डेटा को हाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में डेटा का हाइडिंग करना बड़ा नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल है। उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। सब चीजें ओपन है, कई बार ग्लोबल है, कई बार लोकल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
प्रोग्रामिंग खासतौर पे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैथमेटिकल है, स्टैटिस्टिकल है, उनके लिए ज़्यादा यूज होती है। और स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, अगर आपके पास इजी कोई, आपको मान लीजिए कोई कैलकुलेटर बनाना है सिंपल सा, या कोई मॉडरेट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके लिए स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग बेस्ट है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस में ये होता है कि आपने एक कोड लिख दिया, उसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं, यानी कि एक क्लास बना दी, उस और क्लासेस बना के इसको आप इनहेरिट कर सकते हैं, इसके सारा कोड और फंक्शनलिटी यहां पर आ जाएगी। तो रियूजेबिलिटी बहुत बढ़िया है, रिडंडेंसी इससे बचती है। यहां पर रियूजेबिलिटी नहीं है, आपको बार बार वही चीज दोबारा लिखनी पड़ सकती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सारी चीजें ऑब्जेक्ट पे चलती है, इसका मेन बेस ही ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कहां से आता है? क्लास से आता है। पहले आप क्लास बनाते हैं और उसके फिर जितने भी चाहे उतने ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हैं। तो सारी चीजें जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है, यहां पर फंक्शन बेस्ड या प्रोसीजर बेस्ड नहीं होती है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हर चीज जो है वो केवल और केवल फंक्शन पे ही वो होती है। दारोमदार इसका यही है, जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का, वो जैसे मैंने बताया फंक्शन पे बेस्ड होता है, उसमें डेटा पे ध्यान नहीं दिया जाता। क्योंकि आपके पास डेटा हेडिंग है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है जो आपको सिक्योरिटी देती है। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बहुत कम कॉन्सेप्ट है, अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी, यहां पर आपको कंस्ट्रक्ट मिल जाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेनली जो होती है वो आपके डेटा ओरिएंटेड होती है, क्योंकि जो डेटा आपने लिखा है उस पर कौन से फंक्शन काम करेंगे वो आपके क्लास में दर्ज होते हैं। यही क्लास के फंक्शन इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कहीं और के फंक्शन इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो डेटा पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यहां पर आपके फंक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, या ये कहें कि प्रोसेस या लॉजिकल स्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? प्योर मतलब होता है बिल्कुल साफ, क्लीन, यही पूरी की पूरी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वाई जावा इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, क्या क्या चीज होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होगी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम या कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरीके से आत्मसात करे या फॉलो करे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होगी जो हर चीज, दैट ट्रीट्स एवरीथिंग इनसाइड द प्रोग्राम एज एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो हर चीज को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है, जो भी चीज है वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं, जो ऐसे टाइप्स हैं जो हम खुद बनाते हैं या फिर हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे रही है, जो ऑब्जेक्ट नहीं है या ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं हो सकते, वो अगर नहीं है तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, अगर हर चीज ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं हो रही। ओके। और भी चीजें हैं जो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फॉलो करनी पड़ती है, जैसे इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन तो है ही है। जितने भी प्री डिफाइंड टाइप्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट होने चाहिए। यूजर डिफाइंड ऑफ टाइप्स वो भी ऑब्जेक्ट होने चाहिए। जितने भी आप काम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स पे, वो किस तरीके से होने चाहिए? वो उसी तरीके से होने चाहिए जो ऑब्जेक्ट मेथड आपके सामने एक्सपोज करा, उसी के थ्रू ऑपरेशन होने चाहिए, अदरवाइज नहीं। जावा क्यों नहीं है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तो है ही है, लेकिन प्योर नहीं है, क्योंकि जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है जावा में, उसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, इसीलिए ये प्योर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब आपको मुझे बताना है कि ये जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप कौन कौन से हैं जावा और सी प्लस प्लस में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लास एंड ऑब्जेक्ट? अब इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।